हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और सबको राम राम दिवाली के बिलेटेड हैप्पी दिवाली। उम्मीद करता हूँ सबकी दिवाली अच्छी रही होगी और फटाक से अब पढ़ाई पे लग जाओ। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। फिजिक्स का बहुत टफ चैप्टर बोला जाता है लेकिन उतना टफ है नहीं। अपने हौसले बुलंद है ना यार, पढ़ा कौन रहा है और पढ़ कौन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो एक शायरी से शुरुआत करता हूं कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला आपका है ना, वो मजबूत होना चाहिए, समझ रहे हो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हौसला बड़ी चीज है। अब शायरी शुरू कर दूंगा ना तो खत्म नहीं होगी मेरी। चैप्टर स्टार्ट करते, ठीक है। चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन क्या कहता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक पार्टिकल से अब ज्यादा पार्टिकल की बात करेंगे। पहले क्या करते थे अपन, ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ एक एक ब्लॉक लेते थे, उसको एक पार्टिकल कंसिडर करते थे। अब एक से ज्यादा पार्टिकल आएंगे और इसमें फंडा आएगा सेंटर ऑफ मास का। किसका? सेंटर ऑफ मास का। ये चैप्टर टफ माना जाता है फिजिक्स में, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर अच्छे से पढ़ोगे, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं एक एक कॉन्सेप्ट देखोगे ना, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। ये मैं है ना गारंटी से बोल रहा हूं। अगला है रोटेशनल मोशन। ऐसे समझो तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 है ना, 11th क्लास में सबसे बड़ा चैप्टर है। तो है ना, थोड़ा पेशेंस रखना और आराम से हर वीडियो को पूरा डिटेल में देखना है ना। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट देखा और फिर छोड़ दिया, फिर नुकसान आपका है ना। तो चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहले पूछता हूं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी से क्या मतलब? अच्छा, आपने जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को आप ऐसे दबा नहीं सकते। आप इस मार्कर को ऐसे दबा नहीं सकते, मतलब इसका शेप एंड साइज, मतलब इसका शेप तुम चेंज नहीं कर सकते। इस मार्कर का शेप तुम चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये मार्कर रिजिड है। मार्कर क्या है? रिजिड है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे तुम समझ दोगे होंगे। आपके पास लेट से एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहां लो यहां लो। इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ अभी भी इसके बीच की जो डिस्टेंस थी थोड़ी देर बाद भी वही डिस्टेंस, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। कहने का मतलब मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं, इफ डिस्टेंस बिटवीन, इफ डिस्टेंस बिटवीन, if distance between 2 points, any 2 points, distance between, यहां लिख लो any 2 points of a body, of a body remains unchanged, remains unchanged forever या with time, टाइम के साथ 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फिक्स रहे। ए और बी के बीच में डिस्टेंस थी लेट से डी, ये डी कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी। ये 2 पॉइंट ए और बी कोई जरूरी नहीं है, कोई पॉइंट ये वाला, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहनी चाहिए, तभी तो ये रिजिड होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये बॉडी रिजिड बॉडी होगी। इफ डिस्टेंस बिटवीन any 2 particles of a body remains unchanged with time, तो फिर बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, अभी मैं, ठीक है छोड़ो। ये चीजें समझ में आ गई कि रिजिड बॉडी क्या होती है। एक तुम जो सिंपल डस्टर मिटाने का आता है उसको दबा दो, वो दब जाएगा। जो तुम्हारा इरेजर आता है उसको तुम ऐसे दबा सकते हो, तो वो रिजिड नहीं है, वो रिजिड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं है। एक तुम्हारा शार्पनर आता है, शार्पनर को तुम दबा नहीं सकते, उसकी शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते, और होता भी है तो नेग्लिजिबल होता है। तुम एक
एग्जाम्पल अच्छा बताता हूं। एक तो मैं ना आयरन की बॉल लो, लोहे की बॉल, उसको तुम दबा नहीं सकते। एक तुम टेनिस बॉल लो, तो उसका है ना शेप एंड साइज तुम दबा के चेंज कर सकते हो। तो अपन लोहे की बॉल को रिजिड बॉल कहेंगे, ठीक है। परफेक्ट रिजिड ऐसी बॉल होती है जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। उससे पहले एक और चीज बता दूं, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क होता है। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं किया, फिर भी एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, तो वो देख लो। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा कि रिजिड बॉडी, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है। इससे पहले अपन क्या करते थे, इससे पहले अपन ब्लॉक को पॉइंट मास ट्रीट करते थे। कैसा मास ट्रीट करते थे, पॉइंट मास। कैसा मास, पॉइंट मास। ऐसे एक पॉइंट समझ के चलते थे। अब देखोगे अगर ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, अगर ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी फिक्स होगी, सेम होगी। लेट से ये पूरी बॉडी v वेलोसिटी से जा रही है, तो b पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी और a पॉइंट की भी वेलोसिटी v होगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b। यानी कि कोई भी पॉइंट, बॉडी पे कोई भी पॉइंट उठाओ, अगर सबकी वेलोसिटी इक्वल है, देन वो बॉडी कैसी मोशन में होगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कैसी मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब सीधी सीधी चले, जिसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अब मैं यहां प्योर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैंने प्योर वर्ड यूज किया, यहां पे मैं प्योर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। रीजन सुनना, क्योंकि रोटेशनल भी एक अपने आप में कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। प्योर यूज करूंगा बाद में। अब देखो, आपके पास एक व्हील है, ठीक है, साइकिल का पहिया है, यूं समझो। ये साइकिल का पहिया अगर इसी पोजीशन पे रोटेट हो रहा है, यहीं पे रोटेट हो रहा है, यहीं पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये प्योर रोटेशन हो जाएगा। कैसा रोटेशन हो जाएगा, प्योर रोटेशन हो जाएगा। लेकिन ये घूमता हुआ आगे की तरफ चल रहा है, समझने की कोशिश करना। अगर ये घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रोटेशनल भी हुआ और ट्रांसलेशन भी हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। अगर पहिया ऐसे चल रहा है, तो इससे बोलेंगे कॉम्बो ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, टी प्लस आर, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। और अगर ऐसा हो रहा है, यूं समझो, एक एग्जांपल अच्छा ले सकता हूं मैं, रुको। प्योर रोटेशन का एग्जांपल लेता हूं मैं, बोर्ड थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। प्योर रोटेशन का एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट, देखो किसी पॉइंट के अबाउट एक आयरन रॉड को हिंज कर रहा हूं ऐसे, और फिर इसको ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूं इसी पॉइंट के अबाउट, तो ये देखो, ये क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। समझ में आ रहा है यार। इस पॉइंट के अबाउट इस आयरन रॉड को मैंने घुमाया, दिस इज द आयरन रॉड, दिस इज व्हाट, आयरन रॉड, ठीक है। और ऐसे समझे कि ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी। इसलिए कभी कभी कोचिंग में इसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो चलिए, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो मैं अभी रोटेशन में नहीं जा रहा, मैं एक ऐसे पॉइंट पे आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरत पड़ी, वो चीज आपको मैं एहसास दिलवाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो बहुत होगा आप लोगों ने, पर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। सेंटर ऑफ मास पॉइंट एक खास पॉइंट होता है, तो फिर इसको क्यों पढ़ते हैं वो चीज समझना। सेंटर ऑफ मास, हेडिंग डाल दो, सेंटर ऑफ मास। इसको शॉर्ट में मैं COM लिखता हूं, सेंटर ऑफ मास। शॉर्ट में क्या लिखता हूं, COM। होता क्या वो समझना। आपके पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ऐसा तो मैं एज्यूम करता हूं, इसका ऐसे मानते हो ना, इसका इस बॉडी का सेंटर कहां पे होगा, यहां कहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपके पास एक ये डिस्क है, तो इस डिस्क का सेंटर कहां पे होगा, जहां पे ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वहीं पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अभी सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं वो पहले समझो, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा, है ना। पहले ये समझो कि इसको क्यों पढ़ता है। अब देखो कि अगर ये मार्कर को मैं ऐसे फेंक दूं,
ऐसे फेंक दो। जैसे पहले क्या होता था कि एक छोटा सा पॉइंट मास होता था, एक बहुत छोटा ऐसा ना पॉइंट, इसको बॉल ट्रीट करके इसको मैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकता था, तो ये क्या करता था, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या करता था, प्रोजेक्टाइल मोशन करता था, नहीं करता था। तो अपन इसकी आराम से स्टडी कर चुके हैं और कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता था, ये ब्लॉक आगे की तरफ चलता था, यस और नो। यहां पे पॉइंट मास है, कैसा मास है, पॉइंट मास। इस बॉडी की साइज कैसी है, पॉइंट मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी पॉइंट पे होगा। और यहां पे क्या है, पॉइंट मास, ये भी कैसा मास है, पॉइंट मास। अच्छा, तो इसकी मोशन यहां तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे होगी, या फिर ऊपर फेंक दो, प्रोजेक्टाइल करा दो, इसको सर्कुलर मोशन, डोरी से बांध के सर्कुलर मोशन करा दो, कुछ भी करा लो, अपन पहले पॉइंट मास मानते थे। लेकिन अगर मैं इस छोटे से पॉइंट की जगह एक मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता तो क्या सिचुएशन होती, वो देखना, और तब मजा आएगा कि सेंटर ऑफ मास सर ने क्यों पढ़ाया। अब देखो, अगर मैं इस मार्कर, लाइट से आपके पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं हवा में ऐसे फेंकता तो ये मार्कर कुछ घूमता हुआ जाता, ऐसे है ना, ऐसे फेंक के देखना, ऐसे फेंक के देखना, तो इसकी मोशन देखना, ये मार्कर कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम बाद, फिर कुछ ऐसे ऊपर जाते जाते कुछ, देखो है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, फिर कुछ समझ में आ रहा है नहीं, कुछ ऐसे हो जाएगा, यस और नो। लेकिन इसमें एक खास बात है कि देख, इस पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम ए दे देता हूं, तो इस पॉइंट ए पॉइंट की मोशन का एनालिसिस करना बहुत टफ होगा। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए। इस ए पॉइंट की मोशन का एनालिसिस करना बहुत टफ है। पहले मेरा क्वेश्चन समझना कि इस ए पॉइंट, क्या बोल रहा हूं, इस ए पॉइंट की मोशन का एनालिसिस करना बहुत टफ है। पर एक ऐसा पॉइंट पकड़ लो, कौन सा, सेंटर ऑफ मास। कहीं ना कहीं इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां मिडल में होगा। अरे इस मार्कर का अगर ये यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म, तो इसका मिडल में होगा। अगर इस सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसी होगी, सेंटर ऑफ मास की मोशन प्रोजेक्टाइल होगी। देखना, इस सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल। लेकिन ए की प्रोजेक्टाइल हो ये कोई जरूरी नहीं। ये तो देखो ऐसे, ये तो ऐसे से जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा, पता नहीं कैसी गंदी सी मोशन होगी। ए की मोशन बहुत ही गंदी होगी, लेकिन किसकी, इसके सेंटर ऑफ मास की मोशन प्रोजेक्टाइल होगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास या तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है। कैसे मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। अच्छा, आपको सेंटर ऑफ मास की मोशन समझ में आ गई ना, तो इस ए पॉइंट की भी मोशन समझ में आ जाएगी कि ये कैसे कैसे मोशन कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि बॉडी का वो पॉइंट जिस पे पूरा मास को कंसंट्रेट कर सकते हो, पूरे मास को वहीं पे अपन कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो ए पॉइंट where whole mass of a body can be concentrated concentrate समझते हो, concentrate, a point where whole mass of a body can be concentrated, that point is known as center of mass. That point is known as center of mass. फटाक से डेफिनेशन लिख लो कि बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे अपन कंसंट्रेट कर सके तो वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। लिख लेना, ऑफ दैट बॉडी। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ। अगर मैं आपको बोलूं कि एक रिंग है, क्या है, रिंग, एक रिंग है, और एक आपके पास रॉड है, ऐसे यूनिफॉर्म। इसको तुम ब्रिक समझ सकते हो, रॉड समझ सकते हो, जो भी समझना, ठीक है।
ब्रिक ले लो या रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस ब्रिक का बिल्कुल इसके मिडल में होगा, यहां पे। यस और नो? अगर इस पूरे की लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। यस और नो? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अगर ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है या फिर डिस्क है, रिंग हो चाहे डिस्क हो, रिंग हो चाहे डिस्क हो, सेंटर ऑफ मास कहां हो? बिल्कुल यहां पे। यस और नो? अगर इसका मास यूनिफॉर्म है, अगर मास कैसा है? यूनिफॉर्म, रिंग हो डिस्क हो कुछ भी हो, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज याद रखना, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। यस और नो? सर ये यूनिफॉर्मली क्यों लिखा? मैं ऐसा बोलता, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो हो सकता है कि इसका मास एक साइड ज्यादा हो तो सेंटर ऑफ मास उस साइड होगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से कुछ कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ कुछ आइडिया लगा होगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल। अगली हेडिंग डाल दो, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, ऑफ पहले कर दो ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, ऐसा हेडिंग डाल दो, सेवरल यानी बहुत ज्यादा, सेवरल पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये चीज पता है कि ये y एक्सिस कंसीडर करते हैं, इसको x एक्सिस कंसीडर करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो z भी कर लो, पर मैं x और y से काम चला रहा हूं। और मान लो मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल था जिसका मास m1 था, एक दूसरा पार्टिकल था जिसका मास m2 था, एक यहां पे एक और पार्टिकल था जिसका मास m3 था। अब इनके कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखे थे, इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट थे x3, y3। गुड। अब बोला कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये m1, ये m2, m3, तो इनका x कोऑर्डिनेट कहां होगा? अगर मैं इसको ओरिजिन मान लो 0, 0, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x सेंटर ऑफ मास कहां होगा? पूछा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा, y सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे? y सेंटर ऑफ मास सिंपली m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यस और नो? ऐसे लिखते नहीं लिखते? ऐसे कैसे? अगर z कोऑर्डिनेट होता तो भी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखते नहीं लिखते? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ऐसे x सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है, ऐसे इस फॉर्मूले से y सेंटर ऑफ मास, इससे z। ये सिर्फ पार्टिकल्स के लिए बोल रहा हूं, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर रॉड होती तो ऐसा नहीं करते, यहां पे पॉइंट मास है। कैसे मास है? पॉइंट मास। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अगर 3 से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे ज्यादा होते हैं, तो प्लस करते जाते, और अगर सर इस साइड होता माइनस का कोऑर्डिनेट तो वहां अपने आप पोजीशन ले लेते। क्या समझ में आया नहीं आया? तो वहां -3 -4 ऐसे ऐसे करते रहते। बोला ठीक है सर। अगर ज्यादा पार्टिकल होते तो क्या करते? ज्यादा पार्टिकल होते तो सिंपली m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 ऐसे जोड़ते जाते। तो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कि सबको जोड़ना हो तो समीशन लगाते हैं, सिग्मा समीशन mi। देखो यहां पे m1 तो x1 तो mi xi, ये i की लिमिट ऐसे लगती है, i इक्वल टू 1, तो सबसे पहले m1 x1 फिर प्लस, ये कहां तक चलेगा? n पार्टिकल्स तक चलेगा। अगर n पार्टिकल हो तो यहां पे 3 पार्टिकल था तो 1 से 3 तक चलेगा। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म सिखा रहा, अपॉन समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 3, नीचे सिर्फ मास से जुड़ रहा है तो mi,
एक्स सेंटर ऑफ मास, मैथ्स में ऐसे भी लिखते हैं। क्या समझे नहीं समझे? तो ये सिग्मा वाला लिखा है, आप y के लिए खुद से लिखोगे, y के लिए खुद से लिखो, ऐसे करते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो एक्स सेंटर ऑफ मास सेवरल पार्टिकल का ऐसे निकाला जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन खूब मिलेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना, तुम लोग आंसर मिल जाएगा। मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिखाता। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते? बच्चों ने बोला बहुत आसान है सर। मान लो यहां पे 2 किलो और यहां से कुछ डिस्टेंस 10 मीटर पे भी एक पॉइंट मास है 2 किलो। कॉमन सेंस से सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? कॉमन सेंस से ये भी 2 किलो, ये भी 2 किलो, इसके बीच में होगा यहां कहीं 5 मीटर पे। अरे यार यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इस पॉइंट पे। अरे 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 अरे, अरे। मतलब इससे भी 5 मीटर और इससे भी 5 मीटर। ओहो, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही कि इधर भी मास और इधर भी मास इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं मिडल पॉइंट में, मिड पॉइंट पे होगा नहीं होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं मिडल में मिल रहा है। अगर मैं मास इंक्रीज करूं, मैं अगर यहां पे 5 किलो कर देता, कॉमन सेंस से सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं रहता, 5 किलो की तरफ शिफ्ट हो जाता। एक बात बताऊं, सेंटर ऑफ मास की एक और फील दिलाता हूं आपको। सेंटर ऑफ मास की एक और फील दिलाता हूं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ये मोबाइल है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कई बच्चे बोल रहे होंगे यहां पे होगा, ठीक है। अगर ये तो यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो मैं चीज बता रहा हूं, सुनना, कि अगर देखो मैं इस पे यहां पे धक्का दे रहा हूं, देखो मोबाइल घूम गया, ऐसे रोटेट कर गया, यहां पे धक्का दे रहा हूं इस कॉर्नर पे, तो मोबाइल देखो रोटेट कर गया। लेकिन मैं एक ऐसे पॉइंट पे धक्का दूंगा जहां पे मोबाइल सीधा चलेगा, देखना, अरे रोटेट हो रहा है, मतलब अभी दूसरे पॉइंट पे देना पड़ेगा। देखो मोबाइल सीधा चल रहा है, थोड़ा बहुत रोटेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, देखो एक पॉइंट ऐसा है, मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा। आप है ना अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिस लाइन पे, अच्छा 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 अच्छा, कोई रॉड है, मैं एग्जांपल से समझाऊं कि आपके पास रॉड है, इसको आप इस पॉइंट पे टेबल पे रख लेना और बिल्कुल मिडल पे अंगुली से फोर्स लगाना, ये रोटेट नहीं करेगी। लेकिन अगर यहां पे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट कर जाएगी। अरे 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 अरे, तो ऐसी जगह फोर्स लगाओ जहां पे रोटेट नहीं करे, वहां उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास की तुम्हें फील आ गई, सेंटर ऑफ मास की तुम्हें फील आ गई। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स सब पढ़ा रहे थे, क्या हो गया? मैंने बोला देख मैं तेरे को एक और अच्छी चीज है। पहले हम एक गेम खेला करते थे, हम बचपन में, मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, मैं कोई इतना भी बुढ़ा नहीं हूं, पर फिर भी हम गांव में मोबाइल नहीं थे, मैंने मोबाइल देखा था 6 या 7 क्लास में, ठीक है, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मोबाइल ऐसी चीज कुछ होती है। अब देखो कि मान लो आपके पास 2 मास है, एक ऐसे डंडी ले लेते थे, मास वास समझो अभी रुको, और ऐसे एक खूंटा लगा लेते थे, ऐसे पोल लगा लेते थे, और यहां पे एक बॉय को बिठा देते थे और यहां पे एक दूसरा बॉय बिठा देते थे। अगर दोनों बॉय सेम मास के, इसका मास भी 30 किलो और इसका मास भी 30 किलो, बताओ ये जो स्टिक है ना, जो ये डंडी है, उसको बिल्कुल मिडल में पोल लगाना पड़ेगा। अरे यार बिल्कुल मिडल में पोल लगाना पड़ेगा, मतलब L/2 इधर और L/2 इधर, अगर टोटल L लेंथ है तो L/2 इधर और L/2 इधर, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे तो ये बैलेंस रहेगा, रोटेट नहीं करेगा, नहीं तो एक नीचे गिर जाएगा। अरे यार शीशो कुछ देखा है? अच्छा एक और चीज बताता हूं आप, एक और ये चीज कि अगर मैं 30 किलो की जगह यहीं पे बना देता हूं 50 किलो का बिठा देता, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ चला जाता, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाता। अगर मैं ये खूंटा इस पोजीशन से हटा के, मैं खूंटा, ये पोजीशन पहले वाली पोजीशन थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं इस 50 किलो के पास में रखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? मेरे को यहां पे पोल लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। मतलब हैवी बॉडी की तरफ सेंटर ऑफ मास होता है, जो बॉडी हैवी होगी उसके क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट लिख लो कि हैवी बॉडी के सेंटर ऑफ मास क्लोज होता है। अगर ये 30 किलो, ये 50 किलो है, तो इस 50 किलो के पास में होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जितने ज्यादा होंगे फिजिक्स उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस।
ओके, मान लो आपके पास ओरिजिन पे m मास है, कितना मास है, m मास, और यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस, 2 मीटर के डिस्टेंस पे, दिस इज मीटर, यहां पे आपका 5m मास है, कितना मास, 5m। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो बच्चों ने फटाक से बोला XCOM, उससे निकाल लो, लेकिन कॉमन सेंस है सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस 5 किलो के पास में होगा, इस 5 किलो के पास में होगा यहां पे, यस और नो, यस और नो, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा और यहां पे होगा। वाई सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, कॉमन सेंस है, YCOM 0 आएगा, और XCOM कैसे निकाल लोगे, M1 X1, मतलब m इंटू, अगर इसको मैं 0,0 मान लूं तो m इंटू 0, m इंटू 0 प्लस 5m इंटू 2, ये कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 2,0, तो 5m इंटू 2 डिवाइड बाय, नीचे टोटल मास कितना है, m प्लस 5m 6m, m प्लस 5m 6m, तो ऊपर कितना आ गया, 5m और 6m, कितना आ गया, 12m, अरे ऊपर कितना आ गया, 10m, 5 इंटू 2 10 आया ना, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैलकुलेशन कौन करता है, m से m गया, 10/6 कितना होता है, 10/6, 5/3, 5/3 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.66 ले लो, 1.66, यानी कि देखो 2 मीटर था ना, तो यहां से 1.6 मीटर, 1.7 मान लो, और यहां से 0.3, मतलब 5 किलो के पास में आया सेंटर ऑफ मास, 5 किलो के कहां आया, पास में आया सेंटर ऑफ मास। अगर दो पार्टिकल हो ना, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, एक आपको क्या बताता हूं, ट्रिक, वो ट्रिक याद रखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स, देखना अगर आपके पास दो मास, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस l गिवन हो, कितनी गिवन, l गिवन, तो इस m1 से सेंटर ऑफ मास कहां होगा और m2 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, लेट्स से distance of center of mass from m1 is r1, say distance, अपन ये assume कर, let's say distance of COM from m1 is r1, कितनी, r1 मतलब यहां से r1 डिस्टेंस पे, और m2 से r2 डिस्टेंस पे, तो एक बात तो पता चल गई कि r1 प्लस r2 l के बराबर होगा, बोलेंगे r1 और r2 किसके बराबर होगा, l के बराबर। मान लो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के लिए r1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ट्रिक देख लो कि r1 की वैल्यू कैसे निकालें, जब r1 निकालना हो तो सामने वाला मास m2 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस l अपॉन नीचे टोटल मास कर दो m1 प्लस m2। क्या समझ में आया नहीं आया, बोला यस। अगर m2 से कितनी डिस्टेंस पे होगा तो वो निकालना, m2 से r2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास, तो r2 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज देखना, r2 इक्वल टू m2 से r2 निकाल रहे तो सामने वाला मास m1, दोनों के बीच की डिस्टेंस l अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। क्या समझ में आया नहीं आया, यस। ये ट्रिक पीछे वाले एग्जांपल में लगा, ये सब कर रहे हो, वही तो कर रहे हो, वहां से देख के ये ट्रिक आई, देखो देखो कैसे, अगर देखो वो 2 किलो और 5 किलो वाले में करो, ये 2 kg, सॉरी ये m एंड ये 5m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना मीटर थी, 2 मीटर, कितना मीटर थी, 2 मीटर, m 5m और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर। सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कॉमन सेंस से सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, बोले यस, पर मेरे को तो बोला 2 किलो से कितने, इस m से कितना दूर होगा, तो m से कितना दूर होगा आपको ये निकालना है, अगर यहां पे ओरिजिन मान लिया है तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो तो ऐसे लिख सकते हो, x सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 इक्वल टू सामने वाला मास 5m, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 अपॉन टोटल मास m प्लस 5m 6 है, m से m गया 10/6, वो याद है। क्या समझ में आया नहीं आया सर, इस ट्रिक का कोई फायदा,
हाँ फायदा है, बताता हूं रुको। इस ट्रिक का फायदा, अगर कभी भी ऐसा दे रखे हो आपको, दो मास सिस्टम ऐसे दे रखे हो, यहां पे दिस इज 5 kg एंड दिस इज 10 kg, ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स से 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। कितना मीटर? 50 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास बताओ, क्वेश्चन फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg कितना डिस्टेंस पे होगा? तो सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? देखो 5 kg से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा? लेट से r1 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस? r1 पे। मान लो यहां पे सेंटर ऑफ मास है, और एक बात तो कॉमन सेंस से बता सकता हूं कि 10 kg के पास में होगा सेंटर ऑफ मास, तो r1 निकालना हो तो r1 इक्वल टू, जब r1 निकाल रहे हो तो सामने वाला मास 10 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना? 5 प्लस 10, 50 मीटर की जगह 45 मीटर ले लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। 45 मीटर, 45 मीटर, 10 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस 45, और मास टोटल कर दो, 5 और 10 कितना? 15, इसलिए 45 किया था। समझ में आ गया ना 45 क्यों किया था? ओ 30 मीटर पे आ जाएगा। r1 कितना? 30 मीटर। तो r2 कॉमन सेंस से 15 मीटर आ जाएगा। अगर ये 30 मीटर है तो ये वाली 15 मीटर डिस्टेंस होगी, आप चेक कर लेना, ये 15 मीटर होगा। यस और नो? तो सेंटर ऑफ मास आपने इजीली निकाल लिया कि इससे 30 मीटर दूर होगा। कितना मीटर दूर होगा? 30 मीटर। तो ये चीज दिमाग में रखना। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स आज सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी के पढ़ेंगे।